सभी को सादर प्रणाम। 59वें वेबिनार सत्संग में आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 59 वीक से अपन लोग लगातार जुड़े रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां हमारे बीच में आई हैं और ये हम सभी का सौभाग्य है। और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में, दिव्य संरक्षण में ये कार्यक्रम चल रहा है। परमवंदनीय श्रद्धेय दीदी का, डॉक्टर साहब का इसमें अनुग्रह है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। सर्वप्रथम आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें उससे पहले मैं शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जो टीचर्स रहे भौतिक जगत के, उनको सादर प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ हमारे स्पिरिचुअल मास्टर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं। उनका के लिए भी अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। आइए गायत्री महामंत्र के साथ आज की वेबिनार सत्संग का शुभारंभ करते हैं। सभी लोग साथ साथ उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। डियर फ्रेंड्स, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, गर्भ संवाद। हम सभी माता पिता के रूप में जो लोग हैं और जो लोग माता पिता बनने वाले हैं, वो जो आज की परिस्थितियां देखते हैं तो एक बड़ी चिंता मेरे को अक्सर सुनाई देती है। 10-11 साल के बच्चों के से लेकर के बड़े बच्चों की तो बात सुनते ही है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। हम जैसा चाहते थे बच्चे वैसे नहीं बन रहे, बच्चे ढीठ बन रहे हैं, बच्चे ये बन रहे हैं, बच्चे वो बन रहे हैं। 50 शिकायतें माता पिता की सुनने को मिलती है। टीचर पेरेंट्स मीटिंग के अंदर हम स्कूलों में जाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो बातचीत होती है, तब भी वहां पर भी माता पिता का केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि बच्चों की स्कोरिंग कैसे हो, है ना, उनका ग्रेड कैसे बढ़िया हो। लेकिन जीवन निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट हो, चाहे वो इंटेलिजेंट क्वोशेंट हो, इसके अलावा वह सोशल क्वोशेंट हो, उन सभी लेवल पे हम लोगों का चिंतन नहीं बन पाता। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उन माता पिता के साथ उनके संबंध टूटते हैं, माता पिता को उनको बड़ी दयनीय स्थिति में ले जाते हैं और समाज के लिए बड़े उपयोगी नहीं रहते। और अक्सर ऐसे ही बच्चों के माता पिता हमारे जो ओल्ड हाउसेज बोलते हैं, ओल्ड होम्स बोलते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। तो ये बड़ी दुखद विषय बात है कि इतना महत्वपूर्ण एक चीज माता पिता के रूप में हम सबके सामने है। आ रही है सभी के पास? जी आ रही है, आ रही है। हाँ भाई साहब आ रही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोगों से इस जीवनचर्या में छूट जाता है, कहीं कहीं हम लोग इसमें पीछे रह जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन मुझे याद है, मैंने सुना है उनके मुख से कि उन्होंने बोला कि इंग्लैंड में, अमेरिका में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में से बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जिनके माता पिता उन्हें छोड़ देते हैं। बाकी सरकार उनका दायित्व लेती है और उन्हें यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चों को, एक बड़े अच्छे परिवार के बच्चों को जो सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा उस बच्चों को दी जाती है। जब वो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, टीचर्स के देखरेख में, अच्छे टीचर्स की देखरेख में पढ़ते हैं, सब कुछ सुविधाएं मिलती है। लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा, वो कहते हैं कि वहाँ का साइंटिस्ट नहीं बन पाता है, इंजीनियर नहीं बन पाता, कोई बड़ा टीचर्स नहीं बन पाता, प्रोफेसर नहीं बन पाता। उनका पीछे कारण क्या है? वो या तो वो लोग वो होते हैं जो वहाँ पे दंगा करते हैं, या वो लोग होते हैं जो कि रंगरूट बन सकते हैं। इसके अलावा वो कोई किसी और जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो उनका पूछा कि जो संस्कारों की जो भुट्टी उनको पिलाई जानी चाहिए थी बचपन में, वो टीचर नहीं पिला सकता। टीचर अपने जॉब को करता है, तो फिर वो कहाँ से मिलेगी? तो वो उन्होंने बोला कि वो माता पिता के पास में रह करके मिल सकती है और इसके लिए माता पिताओं को सजग होना पड़ेगा। इसलिए हमारे गायत्री परिवार की तरफ से ये अभियान चला और इसमें अपने पिछले 4-5 सीरीज के अंदर ये हम लोग बच्चों को कैसे हम अपने मनवांछित संस्कारों वाला, गुणों वाला, आकृति प्रकृति वाला बना सके, इस पे निरंतर बहुत सारे अच्छे अच्छे उद्बोधन हुए हैं। और जिन लोगों ने अपने जीवन को इस काम में लगा दिया, वो लोग सभी लोग आ रहे हैं। संयोग से आज के जो हमारी स्पीकर हैं, आदरणीय स्पीकर हैं श्रीमती दर्शनाबेन पंड्या जी, उन्होंने भी अपने जीवन को इस दिशा में लगा दिया। बेसिकली वो टीचर थी, लेकिन जब उनके बच्चे खुद हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चों का लालन पालन विशेष तरीके से करूंगी, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। वो वैसे तो 1997 से गायत्री परिवार से सक्रिय रूप से जुड़ गई थी और लगातार वो मिशन के कामों से जुड़े रहे। वो बताती हैं कि प्रत्येक गायत्री शक्तिपीठ जामनगर में प्रत्येक 24 तारीख को
एक गर्भवती महिलाओं का शिविर लगता है, प्रशिक्षण शिविर लगता है, जिसका वो होस्ट करती हैं और उसके अंदर उनको सारा के सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा वो प्रतिदिन 14 अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर गर्भवती महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, प्रतिदिन वो अपना समय निकालती हैं और कर रही हैं। यूँ तो वो पिछले 22-23 वर्षों से सालों से मिशन के गर्भोत्सव संस्कार के कार्यक्रम को जुड़ रही थी, लेकिन वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हैं दीदी कि वो जब एक दिन बैठी हुई थी और मन में तसल्ली नहीं थी कि कुछ विशेष काम करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि एक दिन किसी एक पुराना अखबार में लिपटा करके कोई घर के अंदर सामान आया था। तो वैसे ही खोल कर अखबार को अखबार को अनरैप करके उन्होंने खोल कर पढ़ने लगी, तो उसमें एक न्यूज़ थी और वो न्यूज़पेपर था दिव्य भास्कर गुजराती न्यूज़ का, और 15/9/2015 की घटना है। उन्होंने जब अखबार को पढ़ रही थी, उन्होंने एक बड़ी विशेष घटना देखी, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में थी वो घटना, और वो अखबार में छपी थी दिव्य भास्कर गुजराती न्यूज चैनल न्यूज अखबार के अंदर, कि वो इतने राजनीतिक रूप से या दूसरे रूप में इतने वो कैसे माहिर बन सके, कैसे वो आज सारी दुनिया के अंदर छा गए, या क्या क्या उनकी जो विशेषता है वो कैसे बन पाई। तो उन्होंने बोला कि उनकी मदर ने बोला कि जब वो गर्भ के अंदर थे तो उनके अंदर प्रतिदिन महाभारत का पाठ होता था, भागवत पुराण का पाठ होता था, और वो निरंतर, मतलब कि वो जो संवाद की स्थिति बनी हुई थी घर के अंदर, जब वो बच्चा था तो उससे सारा का सारा उन्हें ज्ञान दिया जा रहा था। और वही ऐसा लगता है कि जो लेखक थे उन्होंने बोला, दावा किया कि वही संस्कार उनके बच्चे के अंदर बड़े होकर के निकल करके आए। तो गर्भ संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके माध्यम से हम बच्चे को गर्भ से ही प्रशिक्षित कर सकते हैं। और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जैसा हमारे आज साइंटिस्ट और डॉक्टर साहब बताते हैं, और आज के हमारी ऑनरेबल स्पीकर दर्शनाबेन पंड्या जी भी आपको इस बारे में बताएंगे कि उस इस अवस्था के अंदर बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जागृत रहता है, उसका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की कंडीशन ये है कि वो जैसा बोला जाता है उसको टेप रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड कर लेता है, और सब कुछ उसके अंदर आत्मसात हो जाता है। तो और ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि यहाँ पर यदि कुछ अच्छी फीडिंग दी जा सके, है ना, अच्छे सत्संग किए जा सके, कहानियां सुनाई जा सके, संगीत से परिचय दिया जा सके, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से हमें एक उज्जवल भविष्य बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और हमारे बीच में जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने अपने जीवन को इसमें लगाया है, और पिछले 3-4 वर्षों से वो बहुत अध्ययन किया है, और मुझे पता चला है कि उनकी एक पुस्तक भी इस विषय पे आने वाली है। तो मैं आप सभी को उनके बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी की तरफ से, आदरणीय श्रीमती दर्शनाबेन पंड्या जी आएँ और हमें इस विषय से अवगत कराएँ। आदरणीय डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है भैया जी? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है। मैं दर्शनाबेन पंड्या, जामनगर, गुजरात से इस वेबिनार सत्संग में जुड़े सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत अभिवादन करती हूँ। आइए इस वेबिनार का प्रारंभ एक बार समूह में गायत्री मंत्र के साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को आज शिक्षक दिन के दिवस पर चरण वंदन प्रणाम। उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में ही आज का यह वेबिनार सत्संग हम प्रारंभ कर रहे हैं। वही हमारे संरक्षक स्थापक हैं। प्रवर्तमान समय में अखिल विश्व गायत्री परिवार के संचालक डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी, प्रातः वंदनीय श्रद्धेय शैल जी, इनके मार्गदर्शन में हम आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी आंदोलन को चला रहे हैं, जिनको शांति कुंज में डॉक्टर गायत्री दीदी शर्मा जी संभाल रही है। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के विचारों को मूर्तिमंत स्वरूप देने के लिए अगर संवाद का विषय हमने तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं गर्भ संवाद। हमारा लक्ष्य है, परम पूज्य गुरुदेव की अदम्य इच्छा है धरती पर एक ऐसा वातावरण खड़ा करने का जहां मानव में देवत्व हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को माता के गर्भ में ही संस्कारित करने का प्रयास करें। यही प्रयास संपूर्ण रूप से सफल होगा, तभी हम परम पूज्य गुरुदेव के उस स्वप्न को साकार करेंगे। यानी हमारा लक्ष्य है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। यह चित्र अभिमन्यु का है। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु माता के घर में ही
चक्र भेदन ज्ञान लेकर आए थे। 6 चक्रव्यूह भेदन वो जानते थे, 7वां नहीं कर पाए थे। हमें लगता है कि यह तो कोई कहानी है, किस्सा है, क्योंकि यह दंत कथा भी हो सकती है, हम नहीं जानते कि अभिमन्यु ने सच में यही सीखा था या ये कोई कहानी है। पर जैसे भाई साहब ने बताया कि गर्भावस्था में बच्चे की स्थिति उसकी सबकॉन्शियस माइंड या जिसे आत्म जागृत अवस्था कह सकते हैं, उस प्रकार की होती है। उस समय वह सारी कुछ बातों को सीख समझ सकता है। मैं आपको आधुनिक अभिमन्यु के बारे में बताना चाहूंगी। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, किम ओंग युंग साउथ कोरिया के इंजीनियरिंग पढ़ा रहे प्रोफेसर है, उनके बारे में जो नीचे लिखा है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यह नेट पर मैंने सर्च करके पाया। He did high school in his mother's womb, यानी उनको इतना ज्ञान जो हाई स्कूल तक का होता है वो अपनी माता के गर्भ में ही मिल गया था। तो शायद अभिमन्यु की कहानी दंत कथा हो सकती है, पर यह प्रमाणित है। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, जिसमें साइड में लिखा भी है पीजीटीवी जापान 1969 में 7 वर्ष की उम्र में ही उनका IQ 210 था, और पूरी की पूरी उनको जो सारी की सारी शक्तियां थी वो माता के गर्भ में ही मिली थी। 15 साल की आयु में PhD कंप्लीट करना ये बहुत बड़ी बात है। 15 साल की आयु में उन्होंने नासा के लिए कितने सारे रिसर्च भी किए थे, यानी माता के गर्भ में ही सीख सकते थे। उनकी माता मेडिकल की प्रोफेसर थी, पिता इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उनके घर में यही वातावरण मिला कि उन्होंने यह शिक्षा, यानी यह अवस्था है जब बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है, जो चाहते। यहाँ पर हम मूल रूप से यही कहना चाहते हैं कि गर्भावस्था का यह महत्वपूर्ण समय होता है जब बच्चा उस अवस्था में होता है जिसे डेटा फीडिंग या आप कह सकते हैं कि वो स्टोरेज अवस्था होती है, जहाँ पर वो सारी की सारी बातों को अपने दिमाग के अंदर, अपने कंप्यूटर रूपी दिमाग के अंदर फिट करता है। तो आज हम गर्भ संवाद विषय ले रहे हैं। गर्भ संवाद का मतलब होता है वॉर्म टॉकिंग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। गर्भ यानी मानव भ्रूण जो माता में के गर्भ में पल रहा है, उस भ्रूण को गर्भ कहा जाता है। और संवाद यानी बातचीत, अभी जो आज मैं कर रही हूँ उसे परिसंवाद कहा जाता है, यानी मैं बोल रही हूँ, बाकी सब सुन रहे हैं। जब वह बातचीत के दौर में आता है, दोनों तरफ से जब बात होती है, उसे संवाद कहा जाता है। यानी हम गर्भ संवाद में सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, आगे हम बताएंगे कि बच्चा भी प्रतिभाव देता है, बच्चा भी अपनी बातों को अपनी तरह से व्यक्त करता है। तो माता अपने गर्भस्थ शिशु के साथ प्यार से बात कर सकती है, क्योंकि वह सहज रूप से जुड़ी हुई है। आगे हम बताएंगे और बहुत से लोग भी गर्भ संवाद कर सकते हैं, कैसे वो आज हम आगे देखेंगे। गर्भ संवाद सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात है, कुछ नया लेकर आए। नहीं, यह बात हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले ही सिद्ध कर दी थी। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं, इससे भी ज्यादा है, पर हम कुछ ही उदाहरणों की बात करेंगे। जैसे माता मदालसा की कहानी मार्कंडेय पुराण में आती है। मार्कंडेय पुराण में काशी के महाराज ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा की यह कहानी है, जिसमें उनके 3 पुत्र को उन्होंने गर्भ में ही शिक्षा देकर ब्रह्मज्ञानी वैरागी बना दिया। और 5 साल की उम्र में ये तीनों बच्चे संसार का त्याग कर वैरागी बनकर ब्रह्म की प्राप्ति को चले गए। उनके पति को थोड़ा दुख हुआ कि यह मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा। तब यह अपनी चिंता उन्होंने अपनी पत्नी के समक्ष रखी। उन्होंने कहा ठीक है, अब हमारी संतान जो होगी वो चक्रवर्ती होगी। आज कोई माँ ये नहीं कर सकती कि मैं अपनी संतान को ऐसे ही बनाऊंगी या ऐसे बन सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास गर्भ विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान नहीं था। माता मदालसा गर्भ विज्ञान की ज्ञाता थी। उन्होंने अपनी चौथी संतान अलर्क को श्रेष्ठ राजा बनाया, और उन्होंने अपने इस पुत्र को अपने पति से भी महान छत्रपति राजा बनाया। उन्होंने यह कैसे किया? एक बहुत ही प्रख्यात श्लोक है जो उन्होंने अपने 8 श्लोकों का मदालसा उपदेश के नाम से मार्कंडेय पुराण में प्रसिद्ध है। उनका पहला श्लोक है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्ज्योतिषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदाल सल्लोपम वाच पुत्रम। हे पुत्र, मैं मां मदालसा तुम्हें कह रही हूँ कि यह संसार स्वप्न है, इसको छोड़ के अपनी मोह निद्रा से जागो और संसार का त्याग करो। यह बात मदालसा ने बताकर, यानी गर्भ संवाद करके अपने तीनों पुत्रों को वैरागी बनाया।
अब चौथे पुत्र की जब बात आई कि उन्हें राजा बनाना है, तब उन्होंने कहा, हे ता तुम राज्य करो, अपने मित्रों को आनंदित करो, सज्जन पुरुषों की रक्षा करो, यज्ञ करो, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल बनो। यज्ञ की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए अनिवार्य हो तो युद्ध करो, और हो सके तो रणभूमि में तुम्हें प्राण गंवाने पड़े तो उसकी चिंता मत करो। यानी जिस बात को उन्हें अपने बच्चे में चाहिए था, वही बात उन्होंने अपने गर्भस्थ शिशु को बताई, जब वो पालने में थे तब भी बताई। वही परिणाम मिला उनके अपने बच्चों के जीवन में। अभी भाई साहब जैसे बता रहे थे कि मन चाहा बच्चों में संस्कारों का स्वरूप नहीं देख रहे हैं हम। इसका यह कारण है कि उस समय उन्हें जो मिलना चाहिए वातावरण नहीं मिला था। ऐसे ही अष्टावक्र जी की कहानी भी आती है, जहाँ पर अष्टावक्र जी अपनी माता सुजाता के गर्भ में थे, और उनके पति यानी अष्टावक्र जी के पिता कोहड़ ऋषि मंत्र जाप करते थे, और वो उनसे जुड़ते थे। वो गर्भकाल से ही वह सुन रहे थे, वो सारा ज्ञान उन्होंने गर्भकाल में ही पाया। परिणाम स्वरूप जब पिता कोहड़ एक बार मंत्र में कोई गलतियां करते हैं, उच्चारण में उनसे कोई भूल हो रही है, तब गर्भ से ही अष्टावक्र जी उनकी ये 8 गलतियां बता रहे हैं। वैसे पिता के रूप में वो बहुत खुश हुए, पर कोहड़ ऋषि ने सोचा कि ज्ञान इतना अभी उसके पास है, अगर उसके पास इस ज्ञान को संभालने का सही अवसर नहीं होगा तो वो भटक जाएगा, और उन्होंने उसे 8 अंगों से वक्र होने का श्राप दिया। यानी मैंने जैसे आगे कहा था कि संवाद का मतलब होता है दोनों तरफ से बातचीत। सिर्फ बच्चा सुनता ही नहीं, वो प्रतिभाव भी देता है। ऐसे ही सुखदेव जी की कहानी श्रीमद् भागवत में आती है। सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत को परीक्षित राजा को सुनाया, वह पूरा का पूरा गर्भ संवादी था। जी हाँ, हमें थोड़ा अजीब लगेगा, पर जैसे महाभारत की रचना हुई, बहुत सारे पुराणों की रचना हुई, फिर भी व्यास मुनि को एक संतोष नहीं मिल रहा था रचनाकार के रूप में। तब व्यास नारद ऋषि ने समाधान दिया कि आप कोई भगवान के गुणगान वाली, प्यार वाली कोई रचना कीजिए। तब उनको श्राप था कि भाई, या उनकी कमजोरी थी, लिख सकते तो वो भूल जाते हैं क्या रचना की, और रचना करे तो लिख नहीं सकते, इसलिए उनको कोई ऐसा रचयिता चाहिए था। महाभारत उन्होंने गणेश जी से लिखवाई थी। अब रचना तो करे, पर सुनाए कैसे, उसका भी समाधान उन्हें नारद जी ने ही दिया कि आप योग्य कन्या से, सुकन्या से विवाह करें। जब वह गर्भवती हो तब अपनी गर्भस्थ संतान को अपनी पूरी रचना सुनाइए, और वही रचना आगे चलकर भगवत श्रीमद् भागवत के रूप में प्रसिद्ध हुई। यानी श्रीमद् भागवत पूरा का पूरा गर्भ संवाद ही है, जो सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया, वह सुखदेव जी ने खुद अपनी माँ के गर्भ में ही सुना था। यह आश्चर्य की किंतु सत्य बात है। अब ये तो पौराणिक उदाहरण हो गए, हम बात करते हैं आधुनिक विज्ञान में गर्भ संवाद। थॉमस वर्नी और अभी आप जिसका चित्र देख रहे हैं वो डेविड चैम्बरलेन, ये दोनों आधुनिक विज्ञान में गर्भ संस्कार और गर्भ संवाद के विषय में बहुत कुछ लिखने वाले अग्रगण्यों में से एक है। डेविड चैम्बरलेन ने 2 पुस्तकें लिखी है। इसमें एक पुस्तक का नाम है विंडो टू द वर्म, और दूसरा जो आप चित्र देख रहे हैं, द माइंड ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। नवजात शिशु के दिमाग की स्थिति के बारे में उन्होंने जो यह पुस्तक लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन बच्चों के साथ गर्भकाल में ही गर्भवती माता ने गर्भ संवाद किया था, उनका ब्रेन यानी उनका दिमाग ज्यादा डेवलप था उनके सापेक्ष में जिनके साथ गर्भ संवाद नहीं हुआ था। और अपनी पुस्तक विंडो टू द वर्म में वो आगे ये भी बताते हैं कि गर्भ संवाद क्यों करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में बच्चा कैसे सीखता है। उनके बारे में उन्होंने बताया कि बच्चा दरअसल स्वप्न के रूप में पूरा का पूरा उनका जो चक्र है वो चलता है। यानी कि किसी को एस्ट्रोनॉट के रूप में अवकाश में जाना है तो सीधे ही वहां नहीं भेजेंगे, वैसा ही वातावरण बना के उन्हें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं शून्यावकाश बनाकर उनकी ट्रेनिंग होती है। वैसे ही गर्भ में ही बच्चे को बाहर की दुनिया में उन्हें जो भी कार्य करने हैं वह स्वप्न के रूप में आता है, और वह काल्पनिक चित्र के साथ माता के गर्भ के आसपास चल रहे आवाजों को वो ग्रहण करता है। यानी काल्पनिक चित्र और आवाज, यही स्वप्न बच्चे को पूरा तैयार करते हैं, जिसे माइंड प्रोग्रामिंग डेविड चैम्बरलेन ने कहा। यानी गर्भ संवाद को हमारे शास्त्रों ने भी अनुमोदन दिया है, और वही
विज्ञान भी इस गर्भ संवाद को बड़े जोरों से अपनाने के लिए कहते हैं। अब गर्भ संवाद के कई तरीके हैं और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी है शब्द, यानी शब्द की ताकत। आप जिसका चित्र देख रहे हैं वो मसारू इमोतो जापानीज साइंटिस्ट थे। उन्होंने शब्दों की शक्ति को जब वाटर के साथ, पानी के साथ मिलती है तो अनेक गुना ज्यादा प्रभावित होते हुए देखा। यहाँ पर जो दो चित्र हैं, आई लव यू और आई हेट यू, आप देख पाएंगे। आई लव यू यह चित्र तब का है जब पानी में यह शब्द बोला गया आई लव यू, और फिर उसको फ्रीज किया गया और उसके क्रिस्टल का जब चित्र लिया गया माइक्रोस्कोप में, तब बहुत अच्छे आप देख रहे हैं उस चित्र में फूल की तरह से उसका चित्र बना। और आई हेट यू में कोई आकृति ही नहीं बनी, उसकी बजाय उल्टा वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और उसे देखना भी पसंद नहीं आनी। यानी वाटर मेमोरी है, पानी की एक शक्ति है जो कि शब्दों को और ताकतवर बनाती है। यानी गर्भ संवाद में शब्द तो है ही, पर साथ में वाटर यानी पानी की शक्ति, जल की शक्ति भी मिलती है, क्योंकि गर्भावस्था में जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो गर्भ जल के अंदर होता है। वो गर्भ जल उस शब्द की शक्ति को और कई गुना बढ़ाकर उसकी मेमोरी को बढ़ा देता है। यानी जन्म के बाद हमें जो सिखाना कठिन होगा वह गर्भ काल में बहुत ही सरल होगा। अब हम देखते हैं गर्भ संवाद कैसे होता है। गर्भवती माता किसी भी स्थिति में अपनी गर्भावस्था के जिस दौर से वो गुजर रही है उसके अनुरूप उनकी जो भी शारीरिक स्थिति है उसके अनुसार बैठकर, लेटकर, थोड़ा सा पैर फैलाकर, बिस्तर पर बैठकर, बीन बैग पर बैठकर, अपनी सुविधा के अनुसार, यानी गर्भ संवाद के लिए किसी भी खास स्थिति की खास जरूरत नहीं है। अब गर्भ संवाद क्यों करना है, जैसे भाई साहब ने आगे भी बताया था, SQ, EQ, IQ, PQ, यानी हम जिसे शारीरिक विकास कहते हैं, मानसिक विकास, भावनात्मक, सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास। शारीरिक विकास भी गर्भ संवाद के माध्यम से संभव है, मानसिक विकास भी, भावनात्मक भी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेले नहीं रहते हैं, तो सबके साथ मिलजुल कर रहने की जो कला है, जो गुण है, वो सामाजिक कोशंट में, सोशल कोशंट में आता है। आध्यात्मिक कोशंट यानी जब हम अपने अस्तित्व को समझेंगे तभी हम अपने जीवन को श्रेष्ठ अनुरूप बना सकेंगे। आज सिर्फ 3 ही क्यू के बारे में ज्यादातर चर्चा हो रही है, PQ की, IQ की, EQ की, पर सबसे ज्यादा जरूरत है SQ की, क्योंकि अपने अस्तित्व को समझेंगे, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, तभी उनके बाकी के तीनों गुणों को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यह 5 का विकास पूर्ण रूप से होना जरूरी है और इसके लिए गर्भ संवाद बहुत ही अच्छी तरह से मदद करेगा। गर्भ संवाद कौन कर सकता है, आगे हम बात कर रहे थे तब मैंने कहा था कि गर्भवती माता सरलता से अपने शिशु के साथ बात कर सकती है, क्योंकि वह गर्भ से जुड़ा है, उसके अंदर से जुड़ा है, तो वो भावनात्मक रूप से और शाब्दिक रूप से या मानसिक रूप से अपने बच्चे के साथ सहजता से जुड़ सकती है। पर इसके अलावा पिता, परिवार के अन्य कोई भी सदस्य के द्वारा गर्भ संवाद हो सकता है, यानी कोई भी गर्भ संवाद कर सकता है। गर्भवती माता जैसे ही उसे पता चले कि मैं गर्भवती हूँ उस समय से शुरू कर सकती है। पिता या अन्य सदस्य थोड़ी धीरज रख के या शुरू करे, पर उसका परिणाम 3 महीने बाद जब बच्चे के कान विकसित हो रहे हों और वो बाहर की आवाज के प्रति संवेदना बढ़ाए तब शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया कि माता के द्वारा गर्भ संवाद सहज है, पर पिता के द्वारा भी सहज है, क्योंकि वह उनका ही एक अंश है। तब यहाँ पर मैंने एक चित्र रखा है, जो बच्ची है उसका 2011 में जन्म हुआ था, एंटोलिना नाम है उनका। वह दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश की पत्नी है। उनके पिता जब वो माता के गर्भ में थी तब नियमित रूप से अपनी पत्नी के गर्भ के पास मुंह रख के बात किया करते थे। और उनका जैसे कि हम जानते हैं विदेश में लिंग के बारे में पहले ही पता चल जाता है कि यह उनके यहाँ आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। उन्हें पता था कि उनके यहाँ जो बच्ची आने वाली है, तो यह जानकर वो पिता प्रतिदिन अपनी पत्नी के पेट के पास मुंह रखकर हेलो माय डियर लिटिल एंजल यह बोला करते थे। जब यह बच्ची का जन्म हुआ तब गर्भ में भी है, पर वह
बच्ची से पिता जब बोलते हैं हेलो माय डियर लिटिल एंजल, वो मुस्कुरा रही है, अभी जिसका संपूर्ण जन्म भी नहीं हुआ। हम यहाँ कहते हैं कि जैसे ही गर्भनाल करती है तब वह जन्म संपूर्ण माना जाता है। तब यह बच्ची तुरंत ही अपने पिता के शब्दों का प्रतिभाव दे रही है। यही है गर्भ संवाद का प्रभाव, यानी पिता भी गर्भ संवाद कर सकते हैं। माता के गर्भ संवाद में कौन कौन से विषय होंगे, यहाँ मैंने कुछ ही दिए हैं, पर बहुत सारे विषय हैं। शिशु का स्वागत, माता का परिचय, पिता का परिचय, परिवार का परिचय, परिवार का महत्व, देश प्रेम, और सबसे महत्वपूर्ण ऑटो सजेशन। इसके अलावा जिसे हम 4Q डेवलपमेंट कहते हैं, पंच तत्व की प्रार्थना और पंच तत्व का गर्भ संवाद, पंच इंद्रिय का गर्भ संवाद, पूरी की पूरी जो हमारी आदर्श दिनचर्या है उसका गर्भ संवाद, यह सभी विषयों के बारे में गर्भवती माता अपने बच्चे के साथ बात कर सकती है। मूल रूप से हमें सारी की सारी पॉजिटिव बातें ही करनी है, नकारात्मक बातों को गर्भ संवाद में कोई स्थान नहीं देना है। गर्भ संवाद की पद्धतियां, अब गर्भ संवाद की बहुत सारी पद्धतियां हैं, पर हम यहाँ पर निम्न पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से गर्भ संवाद, कहानी के माध्यम से गर्भ संवाद, महापुरुषों के जीवन चरित्र के माध्यम से गर्भ संवाद, प्रेरणादायक धारावाहिक के माध्यम से गर्भ संवाद, और गर्भ शिशु से सीधी बातचीत। हम आइए एक एक बातों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा देखा जाता है कि गर्भवती माताएं पेट पर हेडफोन रख के सुनती है। नहीं, यह गलत बात है। जो माँ सुनेगी वही गर्भस्थ शिशु तक पहुंचेगा, क्योंकि आप म्यूट हो गए, उस पर अपने आप को अनम्यूट करिए। दीदी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, आवाज आ रही है भैया? हाँ, आ रही आ रही जी। संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद में हमने अभी जैसे बताया कि बच्चा गर्भजल में होता है, तब आवाज की फ्रीक्वेंसी पानी में बढ़ जाती है, यानी हमें जो स्मूथ लगता है वह बच्चे को और जोर से सुनाई देता है। यानी हेडफोन रखकर नहीं सुनना है, धीरे धीरे प्यार से जो बज रहा है म्यूजिक उसे सुनना है। माता सुने वही बच्चे के ऊपर उसका भी असर होगा। संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद में गायत्री जी बहुत अच्छी बात बताती हैं कि गर्भवती माता को 3 बातों के लिए खास संगीत का चयन करना चाहिए, जैसे प्रातः जागरण है, रात को सोना है, और भोजन। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे को जन्म के बाद जब खाना खिलाना शुरू करते हैं तो बच्चे के पीछे भागना पड़ता है, पर हमने यह पाया कि गर्भ संवाद का जो यह स्वरूप हमने बताया कि मंत्र के साथ भोजन करें, तब बच्चा उस बात को सहज रूप से स्वीकार करता है कि उसके वही म्यूजिक है जो, या वही श्लोक है या वही शब्द है जो उन्होंने गर्भ में ही सुने थे। तब उसका ब्रेन उसे बताता है कि इस शब्द के साथ हमें भोजन करना है। वैसे ही प्रातः जागरण का संगीत और रात को सोने का संगीत। हमारी एक बहन ने यह प्रयोग किया था हमारे यहाँ से बताने के बाद कि दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर 11 बार गायत्री मंत्र बोलकर सोएंगे और अपने शिशु को भी सोने के लिए बोलेंगे। यह गर्भ काल में उनका क्रम रहा। जब उनके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ और हमारा इंटरव्यू हुआ था, तब उन्होंने बताया कि यह बच्ची 6 महीने की बच्ची है। जब माता अकेली बोलती है तो भी नहीं, पिता अकेले बोलते हैं तब भी नहीं, पर दोनों साथ में बोलकर बताते हैं कि अब सोना है, तो वो गायत्री मंत्र 11 बार सुनते ही सो जाती है। हालांकि वो अभी उठी होगी तो भी दोनों के साथ गायत्री मंत्र जब बोल के सुनेंगी तो वो वापस सो जाएंगी। यानी संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद के द्वारा बच्चे का प्रोग्रामिंग भी हो रहा है। स्वाध्याय के माध्यम से गर्भ संवाद, स्वाध्याय यानी सिर्फ किसी पुस्तक को पढ़ना नहीं होता। स्वाध्याय का मतलब होता है उस पुस्तक को पढ़ के जो पढ़ा है उसकी बातों को अपने अच्छे या बुरे दोनों माध्यम से, या अच्छे या बुरे दोनों प्रकार से उसकी अपने दिमाग में गहन चर्चा करना,
मैं ये पढ़ रही हूँ उसका फल स्वरूप क्या हो सकता है, या जो रचनाकार है उनको यह बताने का मतलब किया था। और यह संवाद का ऐसा माध्यम है, स्वाध्याय का माध्यम, जो आगे हमने बताया कि परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा हो सकता है। जब संयुक्त परिवार हो तब दादा दादी, पिताजी या परिवार के और कोई भी सदस्य एक अच्छी धार्मिक या जो स्वाध्याय के लिए उपयुक्त तो ऐसी पुस्तक का पठन करे और सब आपस में चर्चा करे। यह स्वाध्याय का बहुत अच्छा क्रम है। स्वाध्याय के इस क्रम का उदाहरण अभी जैसे भाई साहब ने बताया था नरेंद्र मोदी जी का, यह एक चित्र है दिव्य भास्कर गुजराती न्यूज़पेपर का, जो इस अखबार में 15 सितंबर 2015 में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले उनके परिवार से मिलने उनके घर पे गए थे पत्रकार, और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या आपने किया था कि इतने विद्वान और इतने गुणी व्यक्ति का आपने जन्म दिया, जो कि राजकारण को भी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और अच्छी तरह से वो अपने व्यक्तित्व का भी विकास करे, भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तब उनकी माताजी और परिवारजनों ने बताया कि उनके पिताजी दामोदर दास जी प्रतिदिन जब नरेंद्र मोदी जी गर्भकाल में थे, महाभारत और रामायण की कथा कहानियां सुनाते थे और उसके बारे में चर्चा विचारणा होती थी। प्रातः यह प्रायः रोज होता था, क्रम शाम को भोजन के बाद। यह क्रम का उनके जीवन में बहुत बड़ा असर हुआ और परिवारजनों का यह दावा है कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर यह सारे गुण गर्भ संस्कार के माध्यम से माता के गर्भ में ही मिले। दूसरा माध्यम आगे का है सत्संग के माध्यम से। आज जैसे हम वेबिनार सत्संग कर रहे हैं, गर्भवती महिला ऐसे सत्संगों को सुने, डिजिटल माध्यम से आज हम सुन रहे हैं, वैसे ही गर्भवती माता अच्छे विचारों को, अगर सभी महिलाओं को पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो वो सुन भी सकती हैं, अच्छे सत्संगों को सुनकर भी अपने गर्भस्थ शिशु में गुणों का संचार कर सकते हैं। गर्भ संवाद के विषय में हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात जैसे अभिमन्यु की गर्भ संस्कार की जाती है, वैसे ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देखकर पहचान गए होंगे कि प्रहलाद की बात हो रही है। प्रहलाद एक राक्षस के यहाँ जन्मे हुए होने के बाद भी श्रेष्ठ वैष्णव बने, श्रेष्ठ भगवत बने। क्यों? क्योंकि जब वो गर्भकाल में तब उनकी माता कयाधु नारद ऋषि के आश्रम में थी और वहां उन्होंने सत्संग के रूप में प्रभु नाम को, प्रभु कीर्तन को सुना। आज विज्ञान भी कहता है कि सिर्फ बच्चे में माता पिता के गुण सूत्रों का यानी जीन्स का ही प्रभाव नहीं होता, पर एपिजेनिक नाम का एक पूरा का पूरा शास्त्र हाल ही में विकसित हुआ है, जो कहता है कि वातावरण भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यानी सत्संग के माध्यम से जब गर्भ संवाद होता है तो गुण सूत्रों को भी बदला जा सकता है और राक्षस के घर में प्रहलाद जैसे परम भक्त भी हो सकते हैं। यह है सत्संग के द्वारा गर्भ संवाद। आगे देखिए ध्यान के माध्यम से गर्भ संवाद। ध्यान के माध्यम से गर्भ संवाद थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हर बहन ध्यान कर नहीं सकती, पर उसका भी सरल स्वरूप यहाँ पर बताया है। यहाँ पर चित्र है, पहला चित्र जहाँ माता सूर्य की शक्ति को अपने आज्ञा चक्र में धारण कर रही है और दूसरे चित्र में जैसे बताया कि शिशु, गर्भस्थ शिशु पूरा सूर्य प्रकाश में घिरा है। यह सहज ध्यान है और कोई भी महिला इसको सहज रूप से कर सकती है। यानी हमने यहाँ ध्यान के माध्यम से गर्भ संवाद को, सूर्य की शक्ति को, ऊर्जा को, तेजस्विता को, ओजस्विता को सहज रूप से जब वह तेजस्वी ओजस्वी होगा तो सारे के सारे गुणों को सहज रूप से अपने अंदर और हर परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर उसमें आगे बढ़ सकेगा। दूसरा चित्र जो है वो भी गर्भ संवाद के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जैसे माँ गर्भ संवाद के लिए ध्यान कर रही है, माँ ध्यान करे कि उसका शिशु भी उसी तरह से ध्यान कर रहा है। वो जो अपने मन में चित्र बनाएगी उसी हिसाब से गर्भस्थ शिशु भी अपने मन में वह छवि बनाएंगे। जैसे प्रदीप भाई साहब ने बताया था कि वह अपनी अंदर सारी की सारी बातों को फीड कर रहा है, अपने कॉन्शियस माइंड में बिठा रहा है। तो यह भी ध्यान उसके लिए, माता के लिए सहज नहीं होगा, पर जन्म के बाद शिशु सहज रूप से ध्यान कर सकेगा। स्वामी विवेकानंद जी भी ध्यान के उत्तम उदाहरण है। उनकी माता गर्भकाल में ध्यान किया करती थी। स्वामी विवेकानंद जी को भी यह सहज रूप से माता के माध्यम से मिला था।
महापुरुषों के जीवन चरित्र के माध्यम से गर्भ संवाद वो जिन गुणों को अपने शिशु में डालना चाहती है, माता उसी गुणों वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र को प्रतिदिन पढ़े, सुने या उनके बारे में जाने। ये आगे के किसी भी माध्यम के द्वारा हो सकता है, जैसे हमने कहा कि स्वाध्याय हो, सत्संग हो, वो खुद पढ़े या दूसरों से सुने, पर सभी महापुरुषों में से उनको जो प्रिय हो उनके गुणों को अपने शिशु में जगाने के लिए उनके जीवन चरित्र के माध्यम से भी गर्भ संवाद हो सकता है। और एक बहुत बड़ा इफेक्टिव तरीका है कथा और कहानी के माध्यम से। किसी भी आयु के व्यक्ति को कथा और कहानियां बहुत पसंद है। यहाँ पर पंचतंत्र हितोपदेश हमारे देश की बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि नीति शास्त्र की उद्बोधक कहा जा सके, या तो जिसे नींव कहा जा सके, ऐसी कहानियां पशु पक्षियों के माध्यम से सरल रूप से बताई। तो गर्भवती माता प्रतिदिन यह कहानियां पढ़कर, देखकर इसको अपने बच्चे के साथ साझा कर सकती हैं। तेनालीरामा, बीरबल जैसे बुद्धिमान चरित्र की कथा कहानियों के माध्यम से भी अपने बच्चे में इच्छित गुणों का आरोपण कर सकती है। आज कल देखा जा रहा है कि मनोरंजन के नाम पर गर्भवती महिलाएं विभत्स या तो घर परिवार में कलह के बातों को चित्रित करने वाली कहानियां ही धारावाहिक के माध्यम से ज्यादा देख रही है। उनको तो सिर्फ आनंद और मनोरंजन का ही मतलब है, पर गर्भस्थ शिशु में शायद वह गुण भी आरोपित हो सकते हैं। यानी हम चाहते हैं कि गर्भवती महिला मनोरंजन के रूप में भी प्रेरणादायक धारावाहिक को ही देखे और उनके चरित्र के माध्यम से ही अपने गर्भस्थ शिशु को, यानी उनका मनोरंजन भी हो और गर्भस्थ शिशु में गर्भ संस्कार का भी एक क्रम चले। यानी प्रेरणादायक धारावाहिक के माध्यम से गर्भस्थ शिशु में गर्भ का मिल सके। एक महत्वपूर्ण जिसे पारिवारिक बातचीत कहा जाए, परिवार के सभी सदस्य अच्छी अच्छी बातों को एक दूसरे के साथ करें और एक क्रम रखें। सायंकालीन आरती या एक भोजन, यह ऐसा क्रम हो जिसमें सभी साथ मिलकर पूरे परिवार के सदस्य साथ मिलकर बातचीत करें। सिर्फ यह बातचीत का स्वरूप नकारात्मक ना हो, यही ध्यान रखना है। इसके माध्यम से भी परिवार अपने शिशु को अपने परिवार के साथ जोड़ सकता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, हम दूर हैं तो भी बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा हम परिवार से जुड़ सकते हैं। तो परिवार से उस तरह से बाल को गर्भकाल से ही जोड़े। अब बात करते हैं गर्भस्थ शिशु से सीधी बातचीत। गर्भवती माता अलग अलग माध्यम से तो बात कर रहे हैं, पर सीधी बातचीत, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही गर्भस्थ शिशु से सीधी बातचीत करने के लिए उनके पास दो प्रकार की रीत है। पहला है दिनचर्या के माध्यम से और दूसरा है विशिष्ट संवाद के माध्यम से गर्भ संवाद। अब देखते हैं दिनचर्या के माध्यम से गर्भ संवाद, यानी हमने जो पिता के संवाद में देखा कि पिता प्रतिदिन बोल रहे थे, तब वह जब अपने ऑफिस जाते थे तब और ऑफिस से बाहर वापस आते थे तब, दोनों समय अपनी गर्भस्थ शिशु के साथ बात करते हैं। गर्भवती माता को प्रतिदिन गर्भस्थ शिशु से बात करनी है, अलग अलग विषय पर, अपनी पूरी दिनचर्या के विषय में भी। जैसे चलो आज मैं अच्छा भोजन कर रही हूँ, तुम्हारा गर्भ का यह काल चल रहा है और हम आपके साथ अच्छा भोजन करके तुम्हें अच्छी शिक्षा देने की, अच्छा तुम्हारा शरीर बने, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम बाहर जा रहे हैं, आज हम देव दर्शन करने जा रहे हैं। यह बात अगर वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल सकती है तो वह मन ही मन भी अपने शिशु के साथ बात कर सकती हैं। गर्भ संवाद के भी 3 स्वरूप है। जैसे हम शरीर के 3 स्वरूप बोलते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वैसे ही गर्भ संवाद के भी 3 स्वरूप है। जैसे जोर से उच्चारण करके, मन ही मन बोलकर या मन ही मन भावना करके, इस तीनों प्रकार से दिनचर्या के माध्यम से पूरे के पूरे दिन की पूरी दिनचर्या को, जब वो योगासन कर रही है, जब वो प्राणायाम कर रही है, जब वो सोने जा रही है, जब वो शॉपिंग के लिए जा रही है, हर बात के साथ वो अपने गर्भस्थ शिशु को जोड़ सकती हैं। अब विशिष्ट गर्भ संवाद की बात करते हैं।
विशिष्ट गर्भ संवाद में भी 3 प्रकार हैं, यहाँ पर 2 है, मैं आगे तीसरे के बारे में बताऊंगी। गुणों के विषय में गर्भ संवाद। आप जो पहला चित्र देख रहे हैं, यह एक विजन चार्ट कहा जाता है, जो हम गर्भवती महिलाओं को बताते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहनों को प्रतिदिन दे रहे हैं, उसमें ये एक है विजन चार्ट, यानी जो गुणों को गर्भवती माता अपने बच्चे में चाहती है, उन गुणों के साथ जुड़े हुए किसी महापुरुष के चित्र को या प्रकृति के तत्व के चित्र को जोड़कर वह गुणों को अपने गर्भस्थ शिशु में आरोपित करने का प्रयास करें और प्रतिदिन उसे गर्भ संवाद के रूप में सीधी बच्चे से बातचीत करें। यहाँ आप चित्र जो देख रहे हैं, उसमें गायत्री मंत्र की जो 24 शक्तियां हैं, 24 गुण हैं, उनकी एक एक तत्व के साथ मिलाकर तैयार की गई पूरी की पूरी चित्र है और उसके माध्यम से ये गर्भ संवाद हो रहा है। दूसरा गर्भ संवाद का तरीका है त्योहार या दिन विशेष के संदर्भ में गर्भ संवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। तो आज के दिन गर्भवती माता, आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने बहनों को यही गर्भ संवाद के बारे में बताया कि आप आज के दिन का महत्व क्या है, क्यों हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह सभी गर्भस्थ शिशु को करना, यानी दिन विशेष के संदर्भ में बताना। हाल ही में हम जान रहे हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो त्योहार के विषय में भी हम अपने गर्भस्थ शिशु को बताएं, उसका महत्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर को गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। और मैंने तीसरा तरीका बताया था, उसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन, स्वसंकेत, या इंग्लिश में जिसे अफर्मेशन कहा जाता है। हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है, जैसे हम सोच रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, वह हमारा जागृत मन होता है। उससे भी कहीं गुना बड़े स्वरूप में हमारा अर्ध जागृत मन होता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इस सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करना या अफर्मेशन बहुत ही कारगर तरीका है। यहाँ पर मैंने एक ही आपको चित्र बताया है, पर ऐसी बहुत सारी बातें आप अपने शिशु को बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यह गर्भवती माता ऑटो सजेशन के रूप में अपने गर्भस्थ शिशु को बोल रही है, परमात्मा के साक्षात अंश के रूप में तुम मेरे गर्भ में विकसित हो रहे हो। यह शिशु को बोल रही है, बड़े प्यार से, बड़े भाव से वह बता रही है कि परमात्मा का साक्षात अंश हो तुम, और इसके रूप में तुम मेरे गर्भ में विकसित हो रहे हो। यानी बच्चे को अपनी जैसे हमने एसक्यू डेवलपमेंट कहा था ना, अपनी अस्तित्व की एक बहुत बड़ी कड़ी मिलती है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये ऑटो सजेशन है। और भी गुण है, जैसे उसे आस्तिक बनाना है, उसे निडर बनाना है, साहसिक बनाना है, उस संदर्भ में ऑटो सजेशन बच्चे को दिया जाए। और उसके लिए यह बात खास ध्यान रखनी है कि ऑटो सजेशन के रूप में या स्वसंकेत अफर्मेशन के रूप में जो भी बोला जाए, वह वर्तमान काल में ही हो, वह होगा, होने वाला है, भविष्य में होगा, इस तरह से नहीं, वह बच्चे में है। माता को यही बात करते हुए ध्यान रखना है कि जो गुण आप चाहते हैं गर्भ संवाद के किसी भी रूप में बच्चे से बात करते हैं, तब उसे, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वह जानता नहीं कि काल क्या होता है, वह सिर्फ वर्तमान को ही समझता है। यानी गर्भस्थ शिशु के साथ ऑटो सजेशन हो या गर्भ संवाद का कोई भी स्वरूप, उसे वर्तमान काल में ही बताए। अब गर्भस्थ शिशु के साथ बात करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसको हमने इस तरह से जोड़ा है। गर्भस्थ शिशु के साथ जन्म के पहले ही अटूट नाता जुड़ जाता है। यह नाता माता का भी है, पिता का भी है और परिवार का भी है। और साथ ही हम जब उसको गर्भस्थ शिशु को जैसे त्योहारों के बारे में बता रहे हैं, अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, अपनी संस्कृति के बारे में, देश के बारे में बता रहे हैं, तो उसके साथ भी उसका नाता अटूट रूप से जुड़ जाता है। हम जो गुण अपने शिशु में चाहते हैं, उस इच्छित गुणों का आरोपण करने में भी गर्भ संवाद से सहायता मिलती है। गर्भस्थ शिशु का सर्वांगीण विकास होता है, जिसे हमने कहा था फॉर क्यू डेवलपमेंट, यानी कि उसका संपूर्ण विकास हम कर सकते हैं। यहाँ पर PQ के माध्यम से गर्भ संवाद में कैसे बात कर सकते हैं, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगी।
एक बच्चा था छोटा माइकल, उसका नाम था। जब उसकी माता गर्भवती थी और उसे पता था कि उनके यहाँ एक बहन आने वाली है, तो प्रतिदिन एक प्यारी सी पोयम वो अपनी गर्भस्थ बहन के साथ शेयर करता था। दुर्भाग्यवश जब उस बच्ची का जन्म होने वाला था, तब कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई और बच्ची का जन्म हुआ तो उसे मृत घोषित किया गया। अब वो माइकल को तो अपनी बहन से बात करनी है, उसे देखना है, पर उसे कैसे समझाया जाए कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर वह जिद करता है कि मैं जाऊंगा और अपनी बहन से मैं बात करूंगा। फिर डॉक्टर भी उसे बात करने के लिए जाने देते हैं। वो प्रतिदिन जो पोयम अपनी बहन के पास गर्भकाल में बोला करता था, माँ के गर्भ के पास, वही पोयम वो उसी भाव से प्यार से बोलता है। बच्ची अपने जो मृत घोषित की गई थी, वो हाथ हिलाने लगती है, धीरे धीरे उसमें चेतन आने लगता है। यानी जिसे मृत घोषित किया गया था, उस बच्ची में भी प्राण का संचार हुआ गर्भ संवाद के माध्यम से। तो सर्वांगीण विकास तो बहुत सरल बात है, उसे भी सहज रूप से किया जा सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण, यह हमारे आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी आंदोलन का मोटो है। यही हमारा लक्ष्य है और इसे सिद्ध करने में गर्भ संवाद बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यानी हम गर्भ संवाद के माध्यम से जो लक्ष्य है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हमारी नई पीढ़ी अपने मानसिक संतुलन को खो बैठती है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई कि युवा अवस्था में एक एक्टर ने अपनी जान गंवाई। पिछले साल किसी ने ऐसे ही आत्महत्या की थी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो मनोबल की शक्ति होनी चाहिए, जो भावनात्मक रूप से सक्षम होने चाहिए, वह नहीं है। और हमें यही कार्य इस समय करना है। हम जानते हैं कि अभी जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, तब वो क्या करता है, पहले ही उस बीज को कोई पक्षी या पशु खा न ले, इसके लिए उसके ऊपर एक जंतुनाशक का वो अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए उसके ऊपर एक खाद का आवरण चढ़ा देता है और फिर उसे बोता है। तब जब फसल निकल आती है तो वो प्रतिरोधक क्षमता के साथ होती है। हमें यही करना है भावी पीढ़ी के साथ, उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से सक्षम पीढ़ी बनाकर हमें उसे गर्भ में ही इस तरह से तैयार कर देना है कि हम जो भी चाहते हैं वह सारे के सारे गुण, और इतना ही नहीं, जिसे गुरुदेव ने कहा है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस स्वप्न को बहुत ही जल्दी सिद्ध करने का यह सबसे कारगर तरीका है गर्भ संस्कार। और इसमें भी गर्भ संवाद सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अकेले ध्यान के माध्यम से या अकेले स्वाध्याय के माध्यम से आप इतना नहीं कर पाते, पर गर्भ संवाद में सारी की सारी बातें छूट जाती। और एक बात, जब गर्भवती माता गर्भ संवाद करे, उससे पहले उन्हें प्राणायाम करके अपने मन को शांत बनाना है। यानी इसमें प्राणायाम भी आ जाएगा। उसे अपनी गर्भस्थ शिशु का चित्र मन ही मन तैयार करना है, यानी इसमें ध्यान भी जुड़ जाएगा। तो जो गर्भ संवाद की और विधियां हैं और गर्भ संस्कार की और भी तरीके हैं, सब भी गर्भ संवाद के साथ मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बता रही हूँ। यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह सोनोग्राफी का चित्र है। हमारे जामनगर की ध्वनि बहन जो गर्भवती थी, थोड़ी हाइट बड़ी थी, तो डॉक्टरों को लगा कि उनका बच्चा थोड़ा अस्वस्थ हो सकता है। वह प्रतिदिन अपने बच्चे के साथ नियमित रूप से गर्भ संवाद करती थी। जब वह 4D सोनोग्राफी के लिए गई, तब भी उन्होंने गर्भ संवाद कर अपने बच्चे के साथ गर्भ संवाद किया। और गर्भ संवाद करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि देखो, तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, तुम कैसे हो, क्या है तुम्हारी स्थिति। अब ध्वनि बहन को जैसे लाइक का साइन होता है ना, थंब अप का, वैसे ही अपने बारे में बताने की आदत थी। तो यहाँ पर भी देखिए, ये बच्चा लाइक का साइन बता रहा है। मैं दोबारा भी आपको वीडियो बताऊंगी, यह वीडियो हम 2 बार देखेंगे।
यह बच्चा लाइक का साइन बताकर अपनी स्थिति को अपनी माता के साथ साझा कर रहा है। जैसे हमने गर्भ संवाद में कहा था कि बच्चा भी प्रतिभाव देता है, उसका बातचीत करने का तरीका अभी हम समझ रहे हैं, विज्ञान समझ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये बच्चा ये कोई विदेश का कोई वीडियो नहीं है, ये हमारे जामनगर की ही बहन का गर्भकाल में लिया गया सोनोग्राफी का वीडियो है, 4D सोनोग्राफी। एक बार और देखिए, वो पहले भी था लाइक करता है शुरुआत में और लास्ट में भी बता रहा है। जब उनकी माँ बात कर रही है और ये डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने तुरंत ही इसका रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रतिभाव दे रहा है। तो यह उनके लिए भी बहुत अचरज की बात थी। यानी गर्भ संवाद के साथ जितना माता का लगाव होगा, भाव होगा, बच्चा भी उसी रूप से गर्भमाता के साथ जुड़ेगा। देखिए वापस से मैं ठीक हूँ लाइक का बटन दबाकर वो बता रहा है। यहाँ मैंने हमारी जो समय मर्यादा थी उसके अनुसार और जितना ज्ञान गुरुदेव ने मुझे दिया था उसके अनुसार आप सबको गर्भ संवाद के विषय में बताने का प्रयत्न किया। गर्भ संवाद बहुत बड़ा विषय है, एक गागर में सागर की तरह थोड़े में बहुत कुछ बातें बताने का प्रयत्न। सब भी जो बात मैंने यहाँ बताई उससे सम्मत होंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे गुरुदेव का जो स्वप्न है उसके साथ हम जुड़ सकेंगे। यहाँ पर मुझे इस परिसंवाद में बोलने का मौका देने के लिए मैं आदरणीय प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। इसको जो अमेरिका से सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह मौका मिला। आज हम इसी माध्यम से ऐसे ही वापस जुड़ते रहे और मुझे आगे भी आपके साथ जुड़ने का ऐसे ही मौका मिले। मैं यहाँ संवाद के या वक्ता के रूप में नहीं, पर एक श्रोता के रूप में भी आपके साथ जुड़े रहने का सतत प्रयत्न करना चाहूंगी। धन्यवाद भैया जी।